हेलो गाइज, वापस से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम दोबारा से अध्ययन करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 विषय विज्ञान का। आज की इस वीडियो में हम दोबारा से फिजिक्स का पहला चैप्टर अर्थात इस किताब का 10वां अध्याय प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसी अध्याय पे मैंने पिछले 2 वीडियोस डाल चुका है जिसमें हमने इस अध्याय के महत्वपूर्ण तथ्यों को समझाया है। इस वीडियो में भी हम वही करेंगे, इस अध्याय के महत्वपूर्ण तथ्यों को समझाएंगे। यदि आपने वह दोनों वीडियो नहीं देखा है तो पहले उनको देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप वो वीडियो नहीं देखिएगा तो यह वीडियो नहीं समझ में आएगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और बिहार बोर्ड के सभी विषयों की पढ़ाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना समय गवाए चलते हैं पाठ की ओर। हमारा आज का पहला टॉपिक है दर्पण। अब ये दर्पण क्या है? तो वैसे पदार्थ जो प्रकाश का परावर्तन करता हो और कांच से बना हो उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण का उपयोग हम अपने जीवन में सामान्य तौर पे करते हैं। इसका उपयोग हम चेहरे के लिए देखने के लिए करते हैं। तो यही दर्पण है कि वैसा पदार्थ जो प्रकाश का परावर्तन करे, यानी जिस पे प्रकाश टकराया हुआ वापस मुड़ जाए और वो कांच से निर्मित है, उसे दर्पण कहते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक, हमारा अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण। अब ये गोलीय दर्पण क्या है? तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, अर्थात वैसा दर्पण जो गोल हो। जैसे यह जो दर्पण है, यह दर्पण गोलीय दर्पण है। ठीक, तो आशा करते हैं कि आपको गोलीय दर्पण भी समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो हमारा अगला टॉपिक है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो आपको बता दें कि जो गोलीय दर्पण होता है यह 2 प्रकार का होता है, पहला अवतल और दूसरा उत्तल। चलिए इनके परिभाषा को समझते हैं। तो दिया इसमें कि गोले के केंद्र की ओर, देखिए स्टार्टिंग, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर हो सकता है। ठीक, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो अर्थात गोलीय दर्पण के केंद्र की ओर वक्रित हो, उसे अवतल दर्पण कहलाता है। अब ये कैसे? देखिए यहाँ पे यह जो पहले यह मान लीजिए गोलीय दर्पण है। ठीक, इसको जब यहाँ बीच बीच से काट दीजिएगा आप, तो एक ऐसा बन जाएगा और एक ऐसा बन जाएगा। तो एक साइड से इधर से उठा है, मान लीजिए इधर से ये बंद है। ठीक, इधर से चेहरा देखना है तो यह इधर से उठा हुआ है। ठीक, और यह इधर से बंद है और इधर से चेहरा देखना है, तो यह उठा है और यह धंसा है। तो प्रश्न अधिकार है इसमें कि अर्थात जो केंद्र की ओर वक्रित हो, यानी कि अंदर की ओर धंसा हो, अर्थात यह वाला जो होगा यह आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल यानी अव मतलब अंदर, तल यानी तल के अंदर, यानी जो धंसा हुआ हो वो हो गया अवतल दर्पण। ठीक, फिर अगला है वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ वक्रित हो, वह उत्तल दर्पण कहलाता है। अब उत्तल दर्पण वही जो बाहर की तरफ उठा हुआ हो वह उत्तल हो गया और जो धंसा हो वो अवतल हो गया। यानी उत्तल अर्थात उठा हुआ तो उत्तल हो गया और अवतल यानी धंसा हुआ तो अवतल हो गया। ठीक, आशा करते हैं आपको उत्तल एवं अवतल दर्पण समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। फिर आगे ही की ओर हमारा अगला टॉपिक है ध्रुव। अब ये ध्रुव क्या होता है? तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो यह है आपका दर्पण। ठीक, यह है इसका परावर्तक पृष्ठ, यानी कि इधर हम लोग अपने चेहरे को देखेंगे। ठीक, तो कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो यह जो परावर्तक पृष्ठ हमारा हो जाएगा तो इसका केंद्र कहाँ होगा? तो इसका केंद्र बिंदु यह हो जाएगा, अर्थात यह हो गया हमारा ध्रुव। फिर उसी में आगे कह रहे हैं कि यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव को पी अक्षर से निरूपित करते हैं। अब ये पी से क्यों करते हैं? क्योंकि ध्रुव का इंग्लिश होता है पोल।
तो इसीलिए इसे P से निरूपित करता है, अर्थात हमारा यह जो भाग हो जाएगा यह हो जाएगा P। ठीक, आशा करते कि आपको ध्रुव समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले। फिर उसी में हमारा अगला टॉपिक है वक्रता केंद्र। अब यह क्या है, तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले के केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यह अक्षर C से निरूपित किया जाता है। अब यह क्या है, तो इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए, यह तो है आपका अवतल दर्पण। ठीक, तो यह एक बड़े से दर्पण का इतना बड़ा टुकड़ा है। ठीक, तो वही कह रहा है कि यह गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है, अर्थात यह पूरा एक गोला है, उसी का यह भाग है। तो उसी गोले के मध्य बिंदु को, यानी इस जगह को, इसका वक्रता केंद्र कहेंगे। तो इसमें यह जगह यहाँ आ जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका वक्रता केंद्र। इसको क्या से सूचित करते हैं, तो इसे C से सूचित करते हैं। ठीक, आशा करते हैं कि आपको वक्रता केंद्र भी समझ में आ गया। चलते हैं आगे। फिर हमारा अगला है टॉपिक वक्रता त्रिज्या। अब यह वक्रता त्रिज्या क्या है, तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब इसे भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए, यह जो आपका चित्र है, इसमें जो यह PC होगा यही आपका कहलाएगा त्रिज्या, क्योंकि देखिए यह गोला है, गोले का त्रिज्या तो आप लोग जानते ही हैं, यह पूरा हो जाएगा व्यास। ठीक, और यह जो इसका आधा होगा यह होगा त्रिज्या। तो उसी प्रकार से यह जो हमारा होगा वो हो जाएगा त्रिज्या। ठीक, आशा करते हैं आपको वक्रता त्रिज्या भी समझ में आ गया। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगले टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले हम बता दें कि इस वक्रता त्रिज्या को हम R से डिनोट करते हैं, मतलब R से सूचित करते हैं। ठीक, फिर हमारा आगे है, हमारा अगला टॉपिक है मुख्य अक्ष। अब ये मुख्य अक्ष क्या है, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा की कल्पना ध्रुव कीजिए। इस रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। मतलब कि कह रहा है कि दर्पण की ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक रेखा की कल्पना कीजिए जिसे मुख्य अक्ष कहते हैं। तो दर्पण का ध्रुव तो यह हो गया और त्रिज्या तो यह हो गई, तो इससे गुजरने वाली एक रेखा ज्ञात करिए, इसकी कल्पना कीजिए जो मुख्य अक्ष कहला जाएगा, यानी जो यह रेखा कहला जाएगा वो हमारा मुख्य अक्ष कहला जाएगा। ठीक, आपको बता दें कि यह जो मुख्य अक्ष होता है वह हमारे ध्रुव पर लंब होता है। लंब का था, लंब का मतलब सब कोण 90 डिग्री कोण बना। तो आशा करते हैं आपको मुख्य अक्ष भी समझ में आ गया हो। चलते हैं आगे। अब हमारा अगला टॉपिक है मुख्य फोकस क्या है। तो मुख्य फोकस का तो कोई विशेष परिभाषा नहीं है, क्योंकि ये पूछा भी नहीं जाता एग्जाम में ज़्यादातर। इसे हम समझ लेते चित्र के माध्यम से। देखिए, यहाँ चित्र एक ठो दिया हुआ है, यह है अवतल दर्पण। ठीक, तो इस पे ना किरण आ रही है, यह सब जो आ रही है ये सब है किरण है। ठीक, इस पे आके जब परावर्तन हो रहा है इन किरणों का, तो सब किरण परावर्तित होकर एक बिंदु पर ही मिल रही है, इसी बिंदु पर सब मिल रही है। जो यह जिस बिंदु पर मिल रही है इसी को हम मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, उसी प्रकार हमारा उत्तल दर्पण में भी होता है कि सभी किरणें आ रही हैं और जिस परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेंगी वह फोकस मुख्य फोकस कहला जाएगा। इस मुख्य फोकस को हम F से सूचित करते हैं। ठीक, आशा करते हैं आपको मुख्य फोकस भी समझ में आ गया। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है फोकस दूरी क्या है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे अक्षर F से निरूपित किया जाता है। अब फोकस दूरी को भी समझ लेते हैं हम। तो हमारा ध्रुव तो यह है, यह P। इस ध्रुव से हमारा जो फोकस दूरी है F के बीच की दूरी होगी वह फोकस दूरी कराएगी। यह उत्तल दर्पण में भी वही रहेगा और अवतल दर्पण में भी वही रहेगा। ठीक, आशा करते हैं आपको फोकस दूरी भी समझ में आ गई। चलते हैं आगे।
फिर इसी में हमारा अगला टॉपिक है द्वारक। अब ये द्वारक क्या है? तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। अब इसी चित्र में हम समझ लेंगे, यह हमारा दर्पण है, इसका दर्पण का पृष्ठ, तो इसका जो व्यास होगा यानी यह पूरा, यह हमारा कहला जाएगा द्वारक, यानी जो एम और एन है यह हो जाएगा हमारा द्वारक। ठीक, आशा करते हैं आपको द्वारक भी समझ में आ गया हो। चलते हैं आगे। फिर हमारा अगला टॉपिक है उत्तल एवं अवतल दर्पण में अंतर। यह मोस्ट वीवीआई है, यह अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, तो कृपया इसे ढंग से समझिए और अपने कॉपी में नोट कर लिए। तो उत्तल दर्पण में इसका फलक उठा होता है, मैंने समझा दिया है कि उत्तल मतलब उठा, यानी इसका फलक उठा हुआ होता है, और अवतल दर्पण में फलक धंसा हुआ रहता है, यानी कि अवतल यानी धंसा हुआ। ठीक, फिर अगला है उत्तल दर्पण में उल्टा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल में उल्टा। ठीक, अवतल दर्पण में उल्टा एवं सीधा दोनों प्रतिबिंब बन सकता है। ठीक है, फिर उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में आभासी एवं वास्तविक प्रतिबिंब दोनों बनता है। एग्ज़ाम में अधिकतर ऑब्जेक्टिव इससे पूछा जाता है, पूछ देगा आपसे कि निम्नलिखित में से किसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो आप बोल दीजिएगा उत्तल का। पूछ देगा निम्नलिखित में से किसका आभासी एवं अवास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है, तो बोल दीजिएगा उत्तल का। फिर एग्जाम में पूछ देगा कि किसका आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो बोल दीजिएगा उत्तल का, और कहेगा किसका उल्टा एवं सीधा दोनों प्रतिबिंब बनता है, तो कह दीजिएगा अवतल का। फिर अंतिम है उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसमें सीधा एवं उल्टा दोनों पड़ते हैं, इसमें सीधा बनता है, इसमें बड़ा बनता है, इसमें छोटा बनता है। ठीक है, आशा करते हैं आपको यह भी समझ में आ गया। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है समतल दर्पण की विशेषताएं। तो यह भी एग्जाम में कई बार पूछ ही लेता है। तो पहला इसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक, फिर दूसरा है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। फिर तीसरा है प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, और चौथा है प्रतिबिंब आभासी होता है, आभासी मतलब काल्पनिक होता है, और वस्तु जितना आगे होगा प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। अधिकतर में आपने देखा है जो समानता हमारा दर्पण आता है घर पे, उसमें आप चेहरा देखिएगा तो उसके पीछे एक और शीशा रख दीजिएगा तो हमारा चेहरा 2-3 ठो बनेगा, आगे पीछे बनते रहते, पीछे पीछे पीछे। तो वही कह रहा है कि जितना आगे आप सटा के रखिएगा वो उतना पीछे बनेगा। ठीक, आशा करते हैं आपको यह भी समझ में आ गया। फिर हमारा अगला टॉपिक है कि उत्तल दर्पण की उपयोगों को लिखें। तो उत्तल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं, वह है अगला टॉपिक। तो यह भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। तो मुख्यतः उत्तल दर्पण के 2 उपयोग है। पहला, गाड़ियों को साइड या पीछे देखने वाले मिरर में, आप जब कार उर में जाइएगा तो उसके साइड मिरर जो होता है गेट में लगा हुआ, उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, वहाँ पे भी वह उत्तल ही दर्पण होता है। फिर प्रकाशीय यंत्रों में, यानी कि जो भी प्रकाशीय यंत्र बनता है लाइट रूट वाला, ज़्यादा टॉर्च देखिएगा तो उसमें भी उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो आशा करते हैं आपको उत्तल दर्पण समझ में आ गया। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। फिर इसी में हमारा अगला टॉपिक है अवतल दर्पण के उपयोग। तो अवतल दर्पण के उपयोग समानता टॉर्च, स्टार्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों के प्रकाश से शक्तिशाली समांतर किरणपुंज प्राप्त करने किया जाता है। अब ये अग्रदीप क्या होता है, तो हेड लाइट होता है हमारा आगे का जो लाइट होता है हमारे वाहनों में, उसी को हम कहते हैं अग्रदीपों। ठीक, फिर इसी अवतल दर्पण का उपयोग हम सेविंग करने में भी करते हैं, वरना हमारा जो डॉक्टर लोग दांत चेक करते हैं तो उसमें एक यंत्र निकल लगाता है जो ऐसा गोल रहता है, उसमें अंदर दर्पण रहता है जिससे वह देखता है कि हमारा दांत कहाँ सड़ा है कहाँ नहीं सड़ा है, तो वहाँ पे भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक, वरना सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो आशा करते हैं आपको यह भी समझ में आ गया। चलते हैं अगले वीडियो। तो आगे बढ़ने से पहले हमने इसमें पढ़ा कि अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग दर्पण अर्थात हजामत बनाने में भी किया जाता है। तो ज़्यादातर नहीं,
ज़रूरी से ज़रूरी यह प्रश्न पूछता है कि अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग दर्पण में क्यों किया जाता है। वहाँ सेविंग नहीं बोलेगा, वहाँ आपको कहेगा हजामत बनाने में क्यों किया जाता है। तो आप लिख दीजिएगा क्योंकि अवतल दर्पण किसी भी वस्तु का बड़ा आभास एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे हजामत बनाने वाले व्यक्ति को उसका चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग करना चाहिए हजामत बनाने में। ठीक इसी प्रकार से आपको पूछ देगा कि उत्तल दर्पण के उपयोग में हमने पढ़ा, इसी प्रकार से पूछ लेगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर या पक्ष दिशा यानी पीछे देखने वाले मिरर में क्यों किया जाता है। तो उसमें आप लिख दीजिएगा क्योंकि उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे कि पीछे से जितने भी गाड़ी आ रहे हैं वो सब ढंग से छोटे छोटे में हमें दिख जाएंगे, जिससे वाहन चालक को गाड़ी चलाने में आसानी होता है। इसीलिए उत्तल दर्पण में का उपयोग करना चाहिए साइड मिरर या पक्ष दृश्य मिरर में। ठीक, चलते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आवर्धन। अभी आवर्धन क्या है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को हम एम से सूचित करते हैं। आवर्धन का सूत्र हमारा वही होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई यानी कि वस्तु की ऊंचाई, अर्थात m बराबर h डैश बटा h। तो जिस प्रकार आवर्धन का सूत्र होता है उसी प्रकार हमारा दर्पण का सूत्र भी होता है। दर्पण का सूत्र 1/f 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। तो यहाँ v का मतलब होता है हमारा प्रतिबिंब की दूरी, जो अथी में प्रतिबिंब बनता है मिरर में दर्पण में। v का मतलब प्रतिबिंब की दूरी और u का मतलब बिंब की दूरी अर्थात वस्तु की दूरी, और f का मतलब फोकस दूरी, जो मैंने समझा दिया है। तो यही है आपका दर्पण सूत्र। तो इस प्रकार से हमने आज की इस वीडियो में प्रकाश के परावर्तन का पूरा समाप्त कर लिया। अगली वीडियो में हम प्रकाश के अपवर्तन का अध्ययन करेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और बिहार बोर्ड के सभी विषयों की पढ़ाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और आपको जिस भी विषय की पढ़ाई चाहिए उस हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।